जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है धारवी करियर इंस्टीट्यूट के अंदर। मैं नितेश ढाका। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 15 दिन की महा टेस्ट सीरीज। चलो शुरू करते हैं आज पहले पेपर से। तो पहले पेपर आपको साइंस का मिलेगा। सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या कहता है? इंसुलिन कहां से निकलता है? वेयर इंसुलिन इज सीक्रेटेड। तो अपने को पता है कि लीवर कुछ भी सीक्रेट नहीं करता। सही ऑप्शन कौन सा होगा? पेनक्रियाज। माउथ क्या निकालेगा? सलाइवा। सलाइवा क्या होती है आपकी? लार। किसके थ्रू? सेलिवरी ग्लैंड के थ्रू। ठीक है, दूसरे सवाल पे चलते हैं। बर्फ का गलनांक क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये समझो कि गलनांक क्या होता है। गलनांक होता है किसी भी तापमान पे कोई भी वस्तु गल जाए, मतलब ठोस से द्रव की स्थिति में आ जाए। तो अगर बर्फ का तापमान 0 डिग्री से पे भी आ जाएगा तो बर्फ जो है वो धीरे धीरे पानी में बदलना शुरू हो जाएगी। अगला सवाल, जब वर्षा का जल पीएच किससे कम होना चाहिए कि हम उसे अम्लीय वर्षा कहें? तो मेरी बात याद रखना। सबसे पहली बात तो 7 से अगर छोटा है कोई भी आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो वो अम्ल होगा। ठीक है, पीएच स्केल देख रहे हैं। 7 से अगर अधिक होगा तो वो कैसा होगा? क्षार होगा, मतलब बेस होगा। अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एसिड। तो अगर आप यहां पे ऑप्शन देखोगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन 7 से कम है, जो कि है 5। तो सही उत्तर तो क्या हो गया? 5। लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू की बात करूं तो 5.5 से अगर कम है, 5.5 से अगर कम है वर्षा का जो पानी है उसका पीएच का मान, तो वो कैसी वर्षा कहलाएगी? अम्लीय वर्षा। याद रखना 5.5। अगली बात करते हैं, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए क्या होता है? कौन सा कंपोनेंट हमारी? विच कंपोनेंट इन आवर ब्लड हेल्प अस फाइट अगेंस्ट डिजीज? तो बेटा आपकी जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, श्वेत जो आपकी सेल्स है, वो आपको किससे लड़ने में सहायक करती हैं? सहायता किसमें करेंगी आपको? किसी भी रोग से लड़ने के लिए। अगला सवाल, ध्वनि किसमें नहीं चलती? साउंड डज नॉट ट्रेवल थ्रू। देखो बेटा, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। ये बात हमेशा याद रखना कि ध्वनि हमेशा माध्यम होगा तो ही चलेगी। तो यहां पे बाकी सभी माध्यम है, लेकिन निर्वात में किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, कोई पार्टिकल, कोई कण, कोई अणु नहीं होता है, तो किस में नहीं चलेगी? निर्वात में। अच्छा, ध्वनि के बारे में एक बात और याद रखनी है कि सबसे ज्यादा अगर ध्वनि किसमें चलेगी? ठोस के अंदर, सॉलिड के अंदर सबसे तेज, उसके बाद द्रव मतलब लिक्विड, और उसके बाद में गैस। मतलब सबसे कम स्पीड किसमें होगी? गैस में होगी। सबसे ज्यादा स्पीड किसमें होगी? सॉलिड में होगी। अगला सवाल, परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है? व्हाट डज एन एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट? सबसे पहली बात याद रखना है, एटॉमिक नंबर को, परमाणु क्रमांक को किससे दर्शाया जाता है? जेड से दर्शाया जाता है। एक किसी भी परमाणु के अंदर प्रोटॉन कितने हैं वही उसका क्या होगा? आपका परमाणु क्रमांक हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा। अगला सवाल, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करती है? तो क्या काम कर रहे हो आपने? बल्ब, वो जैसे ही आपने बटन दबाया, की दबाया, मोटर चली, मोटर चल रही है, तो यांत्रिक काम हो रहा है, तो कैसी ऊर्जा होगी? मैकेनिकल एनर्जी होगी। बात याद रखना। एक बात और याद रखेंगे कि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी बनती है। बेटा याद रखना, यांत्रिक ऊर्जा बनती है जब दोनों का योग करोगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है? अम्ल क्षार का बेसिक आज ही एकदम क्लियर मैं कर देता हूं, आगे आने वाले सभी पेपर में आप अपने आप से कर लोगे। अगर हाइड्रोजन आपको शुरुआत में दिख जाए, इतना सही रख लो, हाइड्रोजन कहां दिख जाए? शुरुआत में, तो क्या होगा? अम्ल होगा। और अगर अंत में OH दिख रहा है, अगर अंत में OH दिख रहा है तो कैसा होगा? क्षार होगा, बेस होगा। तो सही आंसर क्या है? H2SO4। अच्छा, तो सर ये क्या चीज है? NaCl। इसको ध्यान से देखेंगे बेटा, ये आपका खाने वाला नमक है। क्या है? नमक। कॉमन सॉल्ट बोलते हैं इसे, और अगर मैं वैसे बात करूं तो ये एक लवण है। ठीक है, अगला देखो, कौन सा विद्युत का सुचालक है? अच्छा, सुचालक का मतलब होता है कि ऐसी चीज जिसमें से जो विद्युत है वो पास हो। कंडक्टर क्या कहलाता है? जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो। तो लकड़ी में से नहीं होती, प्लास्टिक में से नहीं होती, पेपर में से नहीं होती,
कॉपर क्या है? एक प्रकार का धातु है, मेटल है, और मेटल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सुचालक होते हैं सभी के सभी धातु। अगली बात करते हैं, सीएनजी का सही नाम क्या है? तो संपीड़ित सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यहां पे इसको पेट्रोलियम कर लेना, ठीक है। अच्छा, कई बार अगर एलपीजी का पूछ लें आपको, मान लो आज मैंने सीएनजी का पूछा है, आपको कोई एलपीजी का पूछे तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, याद रख लेना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला सवाल, कौन सी गैस का प्रयोग आग बुझाने के लिए होता है? सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। और अगर आपको किसी भी चीज को जलाना है तो हमेशा किस चीज का प्रयोग करोगे? ऑक्सीजन का। कोई भी चीज हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलेगी, वरना नहीं जलेगी। अगला सवाल, न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ, तीसरा नियम है बेटा। पहला नियम कौन सा होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा नियम संवेग का, मोमेंटम का, और तीसरा एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया। अगली बात करते हैं, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले ने की थी, याद रखना है, बार बार पूछा गया सवाल है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है? टीवी, रेडियो, बल्ब। बल्ब नहीं है। अब आप में से कईयों को लग रहा होगा कि सर बल्ब क्यों नहीं है? देखो बेटा, अगर एलईडी है या फिर जो आप एलसीडी यूज कर रहे हो, अगर ये दोनों हैं तो ये तो विद्युत उपकरण है, लेकिन बल्ब नहीं है। बल्ब इलेक्ट्रिकल है, एक बल्ब से, बल्ब के कारण मतलब इलेक्ट्रिसिटी कारण नहीं जल रहा है, उसके अंदर जो गैस प्रेजेंट है, जो आर्गन गैस प्रेजेंट है, वो उसको जला रहा है, वो उसको जो प्रकाश है वो उस आर्गन गैस के कारण फैल रहा है, इसीलिए नहीं है। नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता किस में नापी जाती है? डेसिबल में। अच्छा, तीव्रता को बोलते हैं बेटा लाउडनेस ऑफ साउंड कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? लाउडनेस ऑफ साउंड। तो साउंड की लाउडनेस को किससे नापा जाता है? डेसिबल से। डायोप्टर से क्या नापते हो? लेंस नापते हो कि कौन सा लेंस कितनी पावर का। देखना, पहला क्वेश्चन क्या है? पटना किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना, गंगा, नर्मदा और सतलुज। तो यमुना कहाँ की नदी है? उत्तर भारत की नदी है। गंगा कहाँ की है? उत्तर भारत की है। बट गंगा नदी में क्या है? पटना के समीप सोन नदी आकर मिलती है। तो पटना के किनारे, पटना किस नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी के किनारे बसा। नर्मदा दक्षिण भारत की नदी है। और सतलज नदी कहाँ की है? तिब्बत के जो राक्षस ताल झील से निकलती है और किसमें? सिंधु में जाकर मिलती है। तो पटना के किनारे, पटना किस नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी के किनारे बसा है। आगे वाला देखो, वंदे मातरम के लेखक कौन है? वंदे मातरम अपना क्या है? राष्ट्र गीत है। इसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने इसको किसमें लिखा था? अपनी पुस्तक आनंद मठ में लिखा था। अपना राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन, जिसको किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पुस्तक गीतांजलि में लिखा था। आगे देखो, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। आगे देखो, भारत का प्रथम नागरिक कौन है? भारत का सर्वोच्च नागरिक या संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसके हाथ में है? राष्ट्रपति। देश का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति, जिसने अब संविधान के आर्टिकल 51 में बताया गया है। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनगणना सर्वाधिक है? महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं होगा तो किसकी होगी? यूपी की। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। आगे देखो, सारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? विश्व में 7 महाद्वीप है, जिसमें सारा मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका का। और इसमें अगर थार मरुस्थल पूछ ले तो थार मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो आपको थार मरुस्थल और सारा मरुस्थल दोनों याद रखने। सारा मरुस्थल किस महाद्वीप का है? अफ्रीका महाद्वीप का है। आगे देखो, लाला लाजपत राय की मृत्यु निम्न में से किस घटना से संबंधित हुई थी? चौरा चौरी कांड, साइमन कमीशन और असहयोगी आंदोलन। तो जो साइमन, इसकी जो लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन के बाद में हुई थी? असहयोग आंदोलन के कारण किसकी मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय की मृत्यु।
चोरा चोरी कांड में क्या बोल दिया था कि कोई मत, गांधी जी ने कह दिया हिंसा नहीं होगी, हिंसा होने पे क्या कर दूंगा, आंदोलन को यही समाप्त कर दूंगा। तो ये जो चोरी चोरा कांड में क्या हो गई थी, अहिंसा हिंसा हो गई थी। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन के बाद में हुई थी, असहयोग आंदोलन में हो गई थी। सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, बोध, ऋग्वेद। तो सबसे पुराना जो सबको पता है कौन सा वेद है, ऋग्वेद। सबसे नया वेद कौन सा है, सामवेद। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है, ये ध्यान में देना। तो सही नहीं है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट, टिहरी बांध और हीराकुंड बांध। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम के हैं, जो यूनेस्को की दोनों क्या है, साइट है। जिम कार्बेट कहाँ का है, उत्तराखंड का है। टिहरी बांध भी कहाँ का है, उत्तराखंड का है। हीराकुंड बांध कहाँ का है, मध्य प्रदेश का नहीं है, ये कहाँ का है, ओडिशा का है। जो किस नदी के ऊपर बना है, महानदी के ऊपर बनाया गया है। तो ये मध्य प्रदेश नहीं होके कहाँ का है, ओडिशा का। तो इसमें कौन सा गलत हो गया, हीराकुंड। नेक्स्ट देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के समय भारत का शासक कौन था। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई थी, लेकिन इसने व्यापारिक महत्व के लिए किसको भेजा था, सर हॉकिंस को। जो किससे मुलाकात की थी, जहांगीर से मुलाकात की, अजमेर के मैगजीन दुर्ग में, और व्यापारिक सफलता लेने में क्या रहा था, सफल रहा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय मुगल शासक कौन था, जहांगीर था। आगे देखो, जापान की राजधानी क्या है, जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे 2021 के, तो कहाँ हुए थे, जापान की राजधानी टोक्यो में ही हुए थे। काठमांडू कहाँ की राजधानी है, नेपाल की है। लो मतलब लाहौर कोई की राजधानी नहीं है। तो इसमें क्या होगा, जापान की राजधानी क्या होगी, टोक्यो। आगे देखो, दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन है, अश्वेत राष्ट्रपति कौन होंगे, नेपोलियन बोनापार्ट, नेल्सन मंडेला और जोहान्सबर्ग। तो इसमें दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत राष्ट्रपति कौन होंगे, नेल्सन मंडेला। आगे देखो, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, अंडमान निकोबार क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसकी राजधानी क्या होगी, पोर्ट ब्लेयर। इम्फाल, आइजोल, शिमला क्या है, स्टेट है। आगे देखो, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन। तो इसमें क्या होगी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछ रखी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। इसकी हाइट क्या, 8848.48 मीटर। तो ये क्या है, जो कंचनजंगा कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की है। और केटू गॉडविन ऑस्टिन सबसे ऊंची चोटी कहाँ की है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की। इस पे पाकिस्तानी सेना ने अधिकार कर लिया, तो सबसे ऊंची चोटी कहाँ की होगी, पाक की। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, माउंट एवरेस्ट। आगे देखो, सिखों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, सिख धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है। बाइबिल किस धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ होगा, ईसाई धर्म का। और महाभारत किसका होगा, हिंदू धर्म का। तो आपको किसका पूछ रखा है, सिख धर्म का। सिख धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा होगा, गुरु ग्रंथ साहिब। हाँ भाई दोस्तों नमस्ते। आज का जो सुबह का पेपर लगा था उसका सॉल्यूशन अभी करते हैं, ठीक है, अपने धारिया कैरियर इंस्टीट्यूट में। देखो सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूँ मैथ की। मैं 31 वाला क्वेश्चन है और इसमें है क्या भाई, एक कार की गति है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को अगर अपन मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं भाई, तो करना क्या है, सबसे पहला काम किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं। तो छोटा मान है, किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है, तो 5 ऊपर आएगा, 5/18 को मल्टी करते हैं जो भी संख्या है उससे। जैसे 90 है ना, इसको करते हैं, यहां से उठाते हैं 90 × 5/18। इससे कितनी बार जा रहा भाई, 5 बार। 5 का मल्टी कितना होता है, 25 मीटर प्रति सेकंड। ये अपना ऑप्शन है, बिल्कुल है, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें अपन, ये है यदि किसी वस्तु पर 10%, 20% और 40% की छूट दी जाती है, तो उस वस्तु का कुल कितनी छूट दी जाती है ना। इसका मतलब कुल छूट बोल दिया, समतुल्य बट्टे बोलते, एक ही बात है भाई। डिस्काउंट का है ना, ये क्वेश्चन है वो डिस्काउंट का है, तो इसमें करेंगे अपन परसेंटेज देखिए, वो परसेंटेज पूछ रहा है कितनी छूट दे रहा है, तो हमेशा सदैव 100 मानेंगे। 100 मान के इसको सॉल्यूशन करते हैं। ये हमेशा परसेंटेज कितने पे काम कर रहा है, 10% की छूट दे रहा है, उसके बाद में 20% की छूट दे रहा है, और तीसरी दे रहा है वो 30% की छूट दे रहा है, ठीक है ना। आप सॉरी 40 है, ठीक है। तो करते क्या है, अपन मानेंगे इसको 100 मान के सोल्व करते हैं।
तो 10% की छूट दी, बचा कितना भाई 90, 20% की छूट दी, बचा कितना 100, और 40% की छूट दी, बचा कितना 60। ठीक है ना। अब अपन करते हैं, देखो 100 से ये 100 जाएगा, 2 जीरो से ये जा रहा है भाई, 1 जीरो से ये जा रहा है। इन तीनों का मल्टी कितना होता है? अगर इन तीनों का मल्टी करें, 9 × 72 होता है। 72 को अगर 6 से मल्टी करूं मैं, इस 72 को, और 6 से मल्टी करना है तो कितना आएगा 432। ठीक है, पॉइंट 10 है, पॉइंट लगेगा। तो कितनी छूट दी जा रही है 43.2। अब करना क्या है, कुल छूट दी गई है। अगर मैं समतुल्य बट्टे की बात करूं तो देखो माना कितना था अपने भाई 100, और इसमें छूट कितनी दे रहा है 43.2 की। कितना छूट है इससे, कितना 100 से कितना कम है? कम का मतलब ही छूट है भाई, कम का मतलब ही क्या है, छूट है। तो कितना कम है 0.8 आ गया 56। ठीक है, ये परसेंटेज क्या है, छूट है भाई। अगली क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। हाँ, सर्किल की बात हो रही है ना। अगर सर्किल के एरिया की बात हो रही है तो देखो एरिया का अगर बात करें, फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है इसमें। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है 616 लिखा। पाई का मान सबको पता है 22/7 होता है। आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर है, सबसे पहले अपन आर स्क्वायर मतलब आर का मान निकालेंगे, रेडियस का त्रिज्या का मान निकालेंगे। ठीक है ना। ये इससे कितनी बार जा रहा है, 22 में एक बार जा रहा है, 22 से 2 बार जा रहा है, और 8 बार जा रहा है, 28 पे गया। ठीक है ना। अब ये मल्टी डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टी में होगा। ठीक है, आर स्क्वायर। अब देखो आर का मान चाहिए, आर का मान है, इस पे स्क्वायर है, प्रॉब्लम कर रहा है स्क्वायर। स्क्वायर को अपन दूसरी साइड में भेजेंगे तो रूट में जाएगा, अंडर रूट में। ठीक है ना। तो देखो 28 का टुकड़ा करता हूं मैं, 4 × 7 × 7 होता नहीं होता, इसका स्क्वायर रूट लगाना है। तो कितना आया भाई, इससे 2 से बाहर निकल जाएगा ये, तो इसका तो 4 का तो 2 होता है, और डबल 7 का क्या आएगा 7। तो रेडियस आपकी कितनी आई, रेडियस 14। अब ये 14 है क्या, मीटर, 14 मीटर। ठीक है भाई। अब चाहिए क्या अपने को, उसकी रेडियस ही तो चाहिए थी, आंसर आ गया 14। लेकिन सब इससे अलग थोड़ा सा हटके काम करते हैं अपन, इसका एक चार्ट बनाते हैं इसी का ही। ठीक है, तो देखो इसका चार्ट बनाए तो सबसे पहले समझना भाई, चार्ट में सबसे पहले अपन रेडियस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, रेडियस की मैं बात करता हूं। ठीक है, उसमें पेरीमीटर परिधि की बात करता हूं, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr होता है। और एरिया की मैं बात कर रहा हूं, एरिया होता है आपका, इसका फॉर्मूला कहता है पाई आर स्क्वायर। आपकी त्रिज्या है ये। अगर मैं त्रिज्या को भाई सबसे पहले इसको मानूं 7, तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो 2 × 22/7 गुणा रेडियस, आपकी त्रिज्या कितनी है 7, 7 से 7 कटा, इसका मान कितना है भाई 44। बस ये याद रखना है कि अगर रेडियस 7, त्रिज्या 7 है तो परिधि 44 आएगी, और इसका क्षेत्रफल कितना आएगा 22/7। त्रिज्या अपने 7 मानी तो 7 से 7 कटा, कितना आया 154। 22 × 7 154 बनता है। ठीक है ना। हमेशा एरिया वो स्क्वायर में आएगा मात्रक के रूप में, अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर में। ठीक है। अब ये देखो, क्या मैं इसको 2 गुना कर रहा हूं, किसको 2 गुना कर रहा हूं भाई, मैं इस रेडियस को 2 गुना कर रहा हूं। अगर मैं इस रेडियस को 2 गुना कर रहा हूं तो कितना बना 14। तो परिधि भी हमेशा 2 गुना होगी, पेरीमीटर भी हमेशा 2 गुना होगा भाई। तो 44 का 2 गुना कितना होता है 88 होता है ना। लेकिन हमेशा एरिया है वो स्क्वायर गुना होगा, जितना भी गुना हो रहा है रेडियस जितनी भी, और पेरीमीटर जितना गुना हो रहा है उसका स्क्वायर गुना होगा। तो देखो 154 तो पहले से था, इसका 2 कितना हुआ 2 गुना हुआ ना, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 गुना, तो इसका 4 गुना होता है 616। कितना होता है 616। अगर इसका ये 3 गुना कर दूं मैं 21 बोला, 21 का मतलब 7 का 3 गुना हो रहा है क्या भाई, रेडियस का पहले रेडियस 7 थी ना, 7 के अकॉर्डिंग, तो 23 मतलब 21 हुआ तो 3 गुना हुआ। तो इसका भी 44 का 3 गुना कितना होता है, 44 का 3 गुना आता है 132। ठीक है भाई। अब देखो 154 का 3 की बजाय 3 का स्क्वायर गुना करेंगे, 3 का स्क्वायर गुना मतलब 154 को किससे गुना करेंगे 9 से गुना करेंगे। तो 154 को 9 से गुना करेंगे तो कितना आता है, 154 को 9 से गुणा, चलो अपन मिलके करते हैं, 9 × 36 3, हाँ चलो मैं 9 ही करता हूं, 3 का स्क्वायर मतलब यहां पर मान लो आप 9। ठीक है, कितना आया 3 है ना कैरी ग्रुप में। ठीक है, फिर करते हैं जो 45 और 48 4 13 86। अब देखो अगर याद है, देखो अगर चार्ट है, अगर मैं वैसे डायरेक्ट बता दूं कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है तो सब कुछ याद हो जाएगा।
इसकी त्रिज्या ये है तो परिधि आपकी कितनी आएगी, 44 आएगी, और क्षेत्रफल कितना आएगा, 154 आएगा। अगर ये दुगुना हो रहा है तो परिधि 2 गुना हो जाएगी और एरिया है वो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर त्रिज्या आपकी 3 गुना है, अगर मैं त्रिज्या को अब 4 गुना कर दूं तो आपका बताओ ये परिधि भी कितनी गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। 4 गुना कितना होता है, 176। ठीक है, लेकिन ये भाई कितने गुना होगी, 4 गुना ना होके कितने गुना होगी, 16 गुना, 4 का स्क्वायर गुना। ठीक है, तो 24 96 आएगा। कितना आएगा, 24 से 96, 24 से 96। ठीक है, अब देखो अगर इसको मैं 5 गुना कर दूं, इसको 5 गुना करूं तो 35 आता नहीं आता, 7 का 5 गुना। त्रिज्या मैं 5 गुना मानूं तो देखो ये परिधि भी, ये भी कितनी गुना आएगी, 5 गुना, 220। कितना आता है, 220। जबकि क्षेत्रफल क्या आएगा, 154 का 25 गुना, 5 का स्क्वायर गुना, मतलब 25 गुना। 25 गुना करोगे तो कितना आएगा, 3850। कितना आएगा भाई, 3850। ये हमेशा मीटर है तो मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, बस इसी के अकॉर्डिंग करना है। अब देखो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन की बात करूं, बताओ कितना, ये 7 का कितना गुना हो रहा था, 616 आ रहा था। देखो एक बार ट्राई करते हैं। देखो 54 था, 54 से फिर 616, इसकी रेडियस कितनी थी, 14, पेरीमीटर कितना था, 88। तो देखो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो समझना भाई, इसमें देखो 616 है तो रेडियस, डायरेक्ट रेडियस इसकी कितनी आई, डायरेक्ट इसकी रेडियस आएगी कितनी, 14। अरे हाँ है ना, अगर वो पेरीमीटर पूछता तो क्या करते हैं अपन, 44 का कितना गुना भाई, 2 गुना, तो पेरीमीटर कितना आता, परिधि कितनी आती इसकी, 88। ठीक है, लेकिन इसने रेडियस ही पूछी थी तो कितना है, 14। अगले क्वेश्चन की बात करूं मैं तो अगला क्वेश्चन कौन सा अपना, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर वह 300 हो जाती है तो वह संख्या ज्ञात करो। देखो पहले क्वेश्चन के साथ करते हैं भाई, किसी संख्या को, संख्या के बारे में पता नहीं है, अपन कुछ भी मान लो, अक्स मानते हैं, इस किसी संख्या को मतलब इसी को अपने अक्स माना, में 20% की वृद्धि तो 100 में जोड़ते हैं, परसेंट की जो भी वृद्धि होती है वो 100 में जोड़ते हैं। इसके बराबर कौन है, 300 हो जाता है, बराबर 300 किया ना, हो जाता है, मतलब बराबर कितना प्राप्त हुआ, 0 से 0 जा रहा है, 6 से 2 से 6 बार जा रहा है और 2 से 5 बार जा रहा है। 6 से ये कट रहा भाई कितनी बार, 50 बार। तो अक्स का मान, ये भाग में था, डिवाइड में था, इधर आएगा तो मल्टी में होगा, तो 50 गुणा 5 कितना होता है, 250। कितना होता है, 250। आंसर कौन सा आ गया भाई, फर्स्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करता हूं। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बोले उसके साथ वैसे वैसे उसका सॉल्यूशन करना है। किन्हीं 2 संख्या होंगे, अपने को भाई किन्हीं 2 संख्या के बारे में पता ही नहीं है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले 2 संख्या लेते हैं अपन, x और y मानी। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं कि योग, 2 संख्या लिए अपने, सबसे पहले देखो जैसा बोला वैसा करेंगे अपन, जैसा उसने बोला अपन वैसा ही करेंगे भाई। तो उसने बोला क्या, देखो ये बोला किन्हीं 2 संख्या, संख्या के बारे में नहीं पता, अपने 2 संख्या ली, फिर बोला कि योग, इनको जोड़ा, काक काक लिखा, जैसा एक बार बोला वैसे लिखते हैं, का 70% इसको मा का मतलब अपने मैथमेटिक अकॉर्डिंग में इक्वल मानते, बराबर मानते, कितना आया 49। ठीक है, अब का का मतलब मैथमेटिक के रूप में का के से का मतलब क्या होता है, गुणा मानते अपन। तो देखो x प्लस वाई गुणा 70, परसेंटेज हटाऊं तो 3200 बराबर 49 है। 0 से 0 जा रहा भाई, 7 से 7 बच जा रहा है ना, ये डिवाइड में भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में जाएगा, दूसरी साइड बराबर की दूसरी साइड में जाएगा, तो 7 गुणा 10 कितना होता है भाई, 70। उसने पूछा क्या है, उन 2 संख्याओं का योग, इन 2 संख्याओं का योग हो रहा क्या, कितना हुआ भाई 70, ये अपना आंसर आ गया। जैसा बोले वैसा करना है। आंसर कौन है, बी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन अगले की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करता हूं। बोला है यदि 15 व्यक्ति एक कार्य को 20 दिन में करते हैं, देखो एमडीएच के रूप में करते हैं। ठीक है, व्यक्ति है, मैन है, कितने हैं, M1 D1 अपॉन W1 M2 D2 W2। M का मतलब मैन, D का मतलब डे, W का मतलब कार्य, वर्क। ठीक है ना, 15 व्यक्ति हैं, 15 व्यक्ति हैं, कितने दिन कार्य करें भाई, 20 दिन। ठीक है, एक कार्य को W का मान आ गया, फिर बोल रहा है 20 व्यक्ति, मैन, उसी कार्य को, मतलब कार्य तो वो एक ही था ना, उसी कार्य की बात चल रही है, कितने दिन में, दिन पूछा है, अक्स माना डे को, या डी मान लो आप, अक्स मत मानो ना, उसी को अपन क्या मानते हैं, डी मानते हैं भाई। ठीक है, जो कटा वो काट दो, इसका तो कोई है ही नहीं ना, 20 से 20 कटा, डे कितना आया भाई, डे का मान कितना आया 15। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 37 एन प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला ही पूछा भाई, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। फॉर्मूला कैसे समझो,
जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं समझा रहा हूं, ये क्वेश्चन कैसे होगा वो भी समझ लो। कंटिन्यूटी की बात चल रही है, जैसे मान लो ये है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। अब इनका सबका सम करना है, जोड़ना है। अगर इनको जोड़ना है तो एक तरीका तो है सबको ऐसे जोड़ते जाओ, ये दूसरा तरीका क्या है भाई, एन लास्ट डिजिट कौन सी इसकी 7 कंटिन्यू चल रही है ना, तो लास्ट डिजिट एन का मतलब होता है अंतिम पद, अंतिम पद इसका मतलब होता है अंतिम पद। लास्ट पद कौन सा भाई, एन 7 है ना, तो देखो एन इंटू 7, 7 में एक जोड़ दो भाई और उसका आधा कर दो, 7 इंटू 8 अपॉन 2 कितना आ रहा भाई 4, 7 चौक 28, ठीक है। ये एग्जांपल के तौर पे बताया था इनका टोटल सम कितना आएगा, ठीक है ना। वैसे इसका फॉर्मूला होता ये है, इसने फॉर्मूला ही पूछा था तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपना कौन सा आएगा, पहला आंसर आएगा, ठीक है। अपन क्वेश्चन नंबर 38 की मैं बात कर रहा हूं, तो देखो एक समकोण राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं अपन, ये आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, जिसका एक एंगल एक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो ये एंगल कितने डिग्री का आया भाई, 90 डिग्री का। लेकिन एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज की खास बात है, इसके अंतर कोण, अंतर मतलब अंदर जो बने हुए एंगल है ना, उनका सम कितना होता है। जैसे एंगल ये ए है, इसको ऐसे ना मान के मैं ऐसे दूसरे तरीके से कर रहा हूं, देखो ये तीनों एंगल है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इनका सम होता है 180, होता है ना। तो देखो एक 90 डिग्री है, दूसरा एंगल दिया हुआ है 35 डिग्री। कितने डिग्री का दिया हुआ है, 35 डिग्री का दिया हुआ है। तो इन दोनों का सम कर दो। जैसे मान लो इसको मैंने 35 माना, 35 प्लस 90 और एंगल सी अपने को चाहिए भाई, ठीक है ना। अब देखो इसका सम करते हैं, कितना आया 125 प्लस एंगल सी। तो क्या करते हैं भाई, इसमें अगर करें तो एंगल सी ये इधर जाएगा तो माइनस होगा, कितना आता है एंगल सी का 55, ठीक है 55 डिग्री, 55 डिग्री है क्या कहीं, बिल्कुल है। तो देखो ऐसे करने की जरूरत भी नहीं है। कैसे, तीनों कोणों का योग होता है, अंत कोणों का तीनों का योग होता है वो होता है 180 डिग्री। 90 हुआ समकोण त्रिभुज है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री आएगा, 90 में 35 ऐड करोगे 125 आएगा, तो 180 में 125 माइनस करोगे कितना आएगा भाई 55। डायरेक्ट आंसर भी निकल सकता था, ठीक है। अगले की मैं बात करूं तो देखना क्वेश्चन नंबर अपना 39, उसमें देखते बोलते हैं यदि 144 किलोग्राम चावल एक थैले में आते हैं, मतलब आपका एक बैग है, इस बैग में 144 किलोग्राम आता है, टोटल कितना आता है भाई 144 किलोग्राम आपके चावल है, ठीक है भाई। वो बोल रहा है तो 1026 किलोग्राम चावल के लिए कितने थैले की आवश्यकता होगी, मतलब ऐसे कितने बैग होंगे। तो देखो अगर ऐसे कितने बैग चाहिए तो टोटल कितना अपने पास 126, उस एक बैग में 114 केजी आ रहा है, तो 114 का अपन क्या कर देंगे भाई, भाग कर देंगे टोटल में। अरे टोटल में एक संख्या का भाग करते हैं तो टोटल संख्या आती नहीं आती भाई कि कितने बैगों की जरूरत होगी। तो इसमें करते हैं, देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करोगे तो वैसा कर लो भाई, वरना मैं एक चीज बता रहा हूं। जैसे देखो लास्ट डिजिट 6 है, तो 4 के टेबल में लास्ट डिजिट 6 किस में आती है। अगर इस ऑप्शन की मैं बात करूं तो 6 चौक 24, इसमें 6 नहीं आता ना, 8 चौक 32 नहीं आ रहा भाई, लास्ट का 6 है वो एक ही कंडीशन में आ रहा है 9 चौक 36। तो अपना कुछ भाई भाग देने की जरूरत ही नहीं है, क्यों देंगे। देखो जब पता लग रहा है ऑप्शन से 6 है, तो लास्ट डिजिट को, इस लास्ट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट इसकी क्या है 4, इसको 4 से मल्टी कर दो, यूनिट डिजिट 4 आ रही है, अपने आनी चाहिए यूनिट डिजिट 6। देखो इसको 4 से करोगे तो नहीं हो रहा ना भाई, इसको 4 से करोगे फिर 2 आ रहा है, इसका क्या आ रहा है 8 आ रहा है, लेकिन इसको क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो अपना आंसर क्या आ गया 9। तो कितने बैगों की जरूरत होगी, 9 बैगों की। कितने बैगों की जरूरत होगी भाई, 9 बैगों की, ठीक है। अपना आंसर कितना है 9। क्वेश्चन नंबर मैं 40 की बात करता हूं, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात अपने जैसा जैसा बोला वैसे वैसे करते हैं। कोई दो संख्या है, पता नहीं भाई अपने को दो संख्या वो कौन सी है, मैंने दो संख्या लिख दी, उनका रेशियो दिया है 3:4, अनुपात दिया है 3:4 बोला है, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, भाई जोड़ने की बात जब बात आ रही है तो इसको अक्स के रूप में मानता हूं मैं, 3x + 5, ये रेशियो के रूप में 4x + 5। फिर बोला है तो अनुपात, अगर 5 जोड़ने के बाद, ये 5 जोड़ने के बाद अपना जो अनुपात आ रहा है वो अनुपात कितना आ रहा है भाई 4:5। इस बराबर को मैं बराबर बोल दो या फिर क्या समानुपात भी बोल सकता हूं, एक ही बात है भाई।
या फिर मैं बराबर बोल दूं, एक ही बात है, ठीक है ना। बाह्य पदों का गुणनफल होता है मतलब बाहर बाहर की संख्याओं का जो रेशियो के साथ है ना उनका गुणा कर दो और अंदर अंदर का गुणा कर दो, ठीक है ना। ये गुणा मल्टी होता है, तो क्या करेंगे इसको मैं किससे गुणा करूं भाई, 3x + 5, किससे गुणा होगा 5 से, बराबर है 4x + 5 किससे गुणा होगा, ये 4 से। इसको करते हैं तो 15x + 25 बराबर 16x + 20। अक्स अक्स का मान एक तरफ आना चाहिए, जो बड़ा मान है ये 16 है, इसके पास लेके जाओ भाई 15 को, ये इधर आएगा तो माइनस का होगा, ये पहले से बचा हुआ है 25, ये 20 इधर आएगा तो माइनस का होगा, कितना बचा 5 बराबर अक्स का मान कितना आया 5। उसने पूछा क्या, तो वह संख्या क्या है, संख्या पहले में क्या 3x रेशियो 4x था, अक्स को इससे मल्टी करूंगा तो क्या आएगा भाई, इससे अगर किया 5 दिए 15 5 चौक 20, तो वो संख्या कितनी आई 15 और 20। ऑप्शन अपना पहला सही है, ठीक है। अब अगर वो पूछता कि 5 जोड़ने के बाद में वह संख्या बताओ, तो 5 जोड़ने के बाद में वह संख्या, अच्छा 15 20 कौन सा भाई, सॉरी सी नंबर, ठीक है ना। अब देखो अगर वो थोड़ा सा लेंथ पूछता ना मजा तब आता, या अगर वो बोलता 5 जोड़ने के बाद में वो संख्या क्या होगी, तो इसमें 5 जोड़ेंगे ना, अब तो आंसर ये आ गया, लेकिन इसमें 5 जोड़ने के बाद में वो संख्या कितनी बनेगी 20, और इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितनी बनेगी 25, तब वो आंसर आता 20 और 25, तब भी आंसर आता। कब आता है, जब 5 जोड़ने के बाद में वह संख्या क्या होगी, जोड़ने के बाद में, डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है वो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं 41, राम के पास है 16,000 रुपए में एक टेलीविजन खरीदता है, खरीदने का मतलब होता है क्रय मूल्य, उसका क्रय मूल्य का मतलब कॉस्टिंग प्राइस सीपी बोलते हैं, या क्रय मूल्य बोल दूं मैं, ठीक है ना। कितना दिया भाई, उसने दिया है 16,000 रुपए, ठीक है। फिर बोल रहा है कि टेलीविजन का मूल्य प्रति वर्ष 5% कम हो जाता है, और प्रति वर्ष मतलब एक वर्ष में 5% कम हो रहा है, और टोटल कितने वर्ष दिए 3 वर्ष, मतलब तीनों वर्ष में 5% कम हो रहा है। तो करते हैं भाई, देखो इसमें मतलब परसेंटेज कितना दिया है 5% यहां कम हो रहा है, एक वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए भी 5% कम, और तीसरे वर्ष के लिए भी 5% कम है, टोटल 3 वर्ष हो गए ना। चलो करते हैं भाई, 5% कम हुआ तो बचा कितना, उसने बोला क्या है, तो टेलीविजन का कुल मूल्य क्या होगा वर्ष के बाद का, तो बचा हुआ होता है ना, तो 95 अपॉन 100 इंटू 95 अपॉन 100 इंटू 95 अपॉन 100, ठीक है। देखो एक बार अगर ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो कर दो भाई, कितनी बार 19 बार, कितनी बार 20 बार, ये 5 से जा रहा है 19, 5 से जा रहा है 20, ये 5 से जा रहा है भाई 19 और 5 से जा रहा है 20। अब देखो छोटा सा काम एक और भी करते हैं भाई अपन, क्या वो समझना, देखो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो जा रहे हैं, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू है ना, इसका मान कितना होता है 8 होता है ना, 8 से कितनी बार गया भाई 2 बार। अब देखो 19 गुणा 19 गुणा 19 मतलब 19 की क्यूब, 19 की क्यूब कितनी होती है भाई, 19 की क्यूब अगर मेरी क्लास पहले ली हुई है तो सबको पता है 19 की क्यूब होती है 68 69, कितनी होती है भाई 6859, ठीक है 19 की क्यूब होती है, उसको 2 से मल्टी करना है, 2 से मल्टी करोगे जो भी आंसर आएगा वो अपना आंसर होगा। 8 आ रहा है, 1 आ रहा है 13,718 रुपए, तो 13,718 किसमें है, बिल्कुल है, कौन से, ऑप्शन नंबर 4 में है, तो अपना आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर अपना है 42, यदि एक कमरे की लंबाई 7 मीटर है और चौड़ाई 3 मीटर है, यदि एक कमरे की बात हो रही है, तो देखो एक अपन सबसे पहले एक कमरा बनाते हैं, तो कमरे डायग्राम के अकॉर्डिंग करते हैं भाई सारा, ये 2D की बात हो रही है, 2D में आयत की बात हो रही है, ठीक है ना। अब उसकी लंबाई लेंथ कितनी दे रहा है भाई, लेंथ दे रहा है 7 दे रहा है, और ब्रीथ चौड़ाई इसकी कितनी दे रहा है 4 मीटर दे रहा है, ये मीटर में दे रहा है, मात्रक भी अपने साथ में लिखेंगे, ठीक है। चलो भाई आपको कमरे की सतह को प्लास्टर करना है, इस दीवारों पे, अगर इसकी कमरे की दीवारों पे अगर आपको प्लास्टर करना है तो मतलब इसके अंदर की तो बात हो रही है, अंदर हमेशा एरिया आता है, क्षेत्रफल आता है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये आयत का है, आयत का अगर एरिया की बात करूं तो होता है LB, क्या होता है LB, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ठीक है। तो देखो एरिया 7 गुणा 4 कितना है 28, ये 28 मीटर स्क्वायर आया कि नहीं आया भाई, ये इसका क्या आया एरिया, ठीक है। फिर आगे उसने बोला क्या कि कब करने में क्या खर्च आएगा, जबकि प्लास्टर की कीमत कितनी दे रहा है 21.50 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर का कितना रुपया खर्चा आ रहा है उसका 20.50, ठीक है। तो देखो अपना एरिया टोटल कितना है 28 मीटर स्क्वायर, तो क्या करना है 28 को अपन किससे गुणा करेंगे भाई 21.50 से गुणा करेंगे, तो अपना आंसर आएगा वो 602 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, 04 के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो इसमें 602
हाँ बिल्कुल, आंसर अपना 602 ही आएगा। कितना आएगा? 602। वो पॉइंटों में आएगा आंसर, आंसर 100% पॉइंटों में आएगा, ठीक है ना? हाँ। चलो करते हैं 28 से करते हैं। चलो एक बार कर लेते हैं भाई, आर्मी का बैच है तो स्लो स्लो आराम से पढ़ेंगे इसको। देखो जीरो है, 8 पंजो 40 आ रहा है, जीरो कैरी असल के रूप में 4 आया, 8 4 12, ठीक है। 2 आया, 5 दूनी 10, 1 2 1 2 1 3 कैरी 2 दूनी 4, ठीक है। 0 0, हाँ एग्जैक्ट कितना आ रहा है? 602। एग्जैक्ट कितना है? दो संख्या बाद में पॉइंट था, दो संख्या बाद में पॉइंट लगाया तो एग्जैक्ट कितना आ रहा है? 602, ठीक है। तो अपना आंसर आ गया 602। यदि 4 छात्रों की लंबाई क्रमशः है 140, 136, 142, 140 सेंटीमीटर है, इसकी 4 लड़के हैं, छात्र हैं, उनकी लंबाई दी हुई है, तो उनका औसत लंबाई पूछिए, तो क्या करके सबका सम कर दोगे भाई? इनका सबका सम करना है और एवरेज आता है, उस संख्याओं का योग होता है और जितनी भी संख्या है उनका भाग लगता है, ठीक है ना। एवरेज का यही फॉर्मूला है। कितनी संख्या है? टोटल 4 संख्या है तो लगा। अब देखो इसका सबको जोड़ना है तो कितना आया? 6 2 8 हुआ, 4 4 4 3 12, 12 3 15, ठीक है। यही आ रहा है, यही आ रहा है। अब 4 से डिवाइड करना है, एक बार गया, 4 3 12, ठीक है। अब देखो इतना तो पता लग रहा है कि 13 आ रहा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो या तो ये आएगा, ये आएगा, ये दो तो कैंसिल हो गए, है ना। ऑप्शन के साथ लेके चलते हैं एक बार, ठीक है। तो देखो कितना बचा? 2 बचा ना, 7 चौक 28, 3 बचा भाई, कितना बचा? 38 हो रहा है। 38 में जा रहा है क्या? नहीं। 9 चौक 36.5, तो 139.5। अपना आंसर कितना आया? 139.5, ठीक है। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, ये क्वेश्चन करते हैं भाई नंबर सिस्टम का ही है, तो देखो चौथा हिस्सा है 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 बराबर होगा क्या भाई? देखो सबसे सिंपल सा प्लस 2b है, सॉरी क्या है? प्लस 2b है। तो करना क्या है? सबसे इजी काम है, इनका एलसीएम लो। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ रहा है भाई? 4 आ रहा है, ठीक है। इसमें इसका भाग दिया 1 4, एक बार एक ऊपर से गुणा किया 1, इसका भी मान 1 आ रहा है। इसका देखो अगर कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे 1 करते हैं, तो 4 में 1 का भाग गया, 4 बार 4 आया, प्लस 2 प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है तो अपन 1 करते हैं नीचे, तो 4 में 1 का भाग दिया, 4 बार 4 दूनी 8। इन सबको जोड़ दो तो कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। 18 में 4 का भाग दो, 4 चौक 16, ठीक है। 4 चौक 16, 2 तो 0.4 या फिर बट्टे में रख रहा है तो बट्टे में रख दो, कोई बात नहीं। ऑप्शन पर डिपेंड करते हैं, अगर ऑप्शन में वो मान नहीं है तो कोई बात नहीं है। ये देखो 2 से जा रहा है, ये भी कितने जा रहा है? 2 से, तो 9/2 आंसर में है, तो 9/2 कर लेंगे अपन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हाँ जी, अब स्टार्ट करते हैं हम रीजनिंग के क्वेश्चंस, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, यदि मेट को 68 के रूप में लिखा जाता है तो पेट को किस कूट भाषा में लिखा जाएगा? ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेट में हम इनके अल्फाबेट के नंबर लगाएंगे। मेट तो एम कितने पे आता है? एम आता है 13 पे। ए कितने पे आता है? ए आता है 1 पे। टी कितने पे आता है? टी आता है 20 पे। सभी का ऐड करते हैं, 13 प्लस 1 प्लस 20 तो कितने हो गए? 34। कितने हो गए? 34। अब 34 से हमें 68 बनाना है, तो 34 से 68 कैसे बनाएंगे? इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो कितना बन गया? 68। ये हो गया 68। तो उसी प्रकार पेट का कोड क्या होगा निकालते हैं। पेट का कोड क्या हो गया? PAT, ठीक है। P कितने पे आता है? 16 पे। A कितने पे आता है? 1 पे। T कितने पे आता है? 20 पे। T कितने पे आता है? 20 पे। तो 16 प्लस 1 17, 17 में 20 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 37। कितना हो जाएगा? 37। तो 37 को भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? 74, 74। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 74। ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो किसी कोड भाषा में इस नंबर को ये लिखा जाता है तो इस नंबर को क्या लिखना है, तो देखो इसका डायरेक्ट ही है। जब एक सिंगल ही दिया होता है कोई कोड तो हम डायरेक्ट निकाल, जैसे 7 का कोड क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, 5 का कोड क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और 9 का कोड क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, 8 का कोड क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और 6 का कोड क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। इसमें क्या दे रखा है, 7, 8 और 6 ये दे रखा है। तो 7 का कोड क्या है, 7 का कोड जी है, तो इसमें हो जाएगा जी। और 8 का कोड क्या है, 8 का कोड है ए, तो क्या हो जाएगा ए। और 6 का कोड क्या है, 6 का कोड टी है, 6 का कोड टी है। तो कौन सी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सीरीज का क्वेश्चन है 48 नंबर का, सीरीज का क्वेश्चन है 48 नंबर का। क्या है सीरीज, 1, 3, 6, 10 ब्लैंक स्थान और 21, 21, 1, 3, 6 खाली स्थान और 21। तो देखो 1 से 3 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 से 3 बनाने के लिए हमें 2 प्लस करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, 2 प्लस करना पड़ेगा। हाँ, 3 से 6 बनाने के लिए, 3 से 6 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस 3 करना पड़ेगा, प्लस 3 करना पड़ेगा। और 6 से 10 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस 4 करना पड़ेगा। तो सीरीज क्या बन रही है, 2, 3, 4। तो आगे क्या प्लस करके देखें, 5 प्लस करके देखें, तो प्लस 5 करते हैं तो कितना हो रहा है, 15। यहां पे कितना हो रहा है, 15। यहां कितना आ रहा है, 15। तो एक बार यहाँ 15 लिख के देखते हैं क्या हो रहा है, क्या आगे। वो तो 15 में क्या प्लस करेंगे, इस बार करेंगे 6 प्लस 15, 6 कितना होता है, 21। तो सीरीज बन गई, अपना आंसर क्या आएगा, 15। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में सी ऑप्शन है। तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपना 15। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, क्वेश्चन ऐसे है, ये 49 का जो क्वेश्चन है वो ऐसे है, 3, 7, 15, 31 और यहां पे ब्लैंक स्थान है और फिर है 127, फिर है 127। तो 3 से 7 बनाने के लिए क्या करना पड़ा है, प्लस 4। 7 से 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ा है, प्लस 8। तो क्या करना पड़ा है, प्लस 8। और 15 से 31 बनाने के लिए प्लस 16, प्लस 16। तो सीरीज बन रही है 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल कितना हो जाएगा, 32। तो 31 में हमें कितने ऐड करने हैं, 32। 31 में हम कितने ऐड करेंगे, 32। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 63, 63। हाँ, और 63 में हम 32 का डबल कितना होता है, 64। तो कितना ऐड करना है, 64। तो यहाँ पे 64 ऐड करेंगे, 64। तो कितना हो जाएगा, 63 में अगर हमें 64 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 127। तो सीरीज बन गई। तो आंसर ब्लैंक स्थान में क्या आएगा आपका, 63। तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रीजनिंग का। हाँ, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय दिया और कहा, यह मेरे मामा के पिता की इकलौती बेटी का बेटा है। तो लड़की का लड़के से क्या संबंध होगा, लड़की का लड़के से क्या संबंध होगा, यह बताना। देखो क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होता है, इन्वर्टेड कोमा से, इन्वर्टेड कोमा से, इसके बीच में ही क्वेश्चन है। देखो एक लड़की ने लड़के का परिचय दिया, ये क्या है, लड़की, ठीक है। और ये क्या है, लड़का। इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा भाई, थोड़ा डायग्राम के साथ समझेंगे क्वेश्चन को, तो इसमें टाइम लगेगा। हाँ, ये है लड़का, ठीक है। इस लड़की ने इस लड़के का परिचय दिया है, परिचय दिया और क्या कहा, यह मेरे मामा के, मामा का मतलब ऊपर वाली पीढ़ी, हमसे क्या ऊपर वाली पीढ़ी में, ठीक है। तो ऊपर वाली पीढ़ी में यहां क्या बोल रही है, मामा। यह है मेरे मामा के पिता, मामा के पिता कौन हुए, पिता। तो इस लड़की के हो गए नाना,
इस लड़की के हो गए नाना। नाना के इकलौती बेटी का बेटा, इकलौती बेटी, देखो इकलौती बेटी यहां आएगी, बेटी कहां आएगी, यहां, बेटी इकलौती बेटी यहां आ जाएगी, पिता के इकलौती बेटी। तो ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए, ये दोनों भाई बहन हो गए। और उस बेटी का भी क्या है, बेटा, उस बेटी का भी क्या है, बेटा। कौन है, ये लड़का है, ये लड़का है। तो ये आपस में क्या होंगे, भाई बहन हो जाएंगे, ये भाई बहन हो जाए, क्योंकि इस लड़की का ये मामा है, इस लड़के का भी यही मामा है, और ये इसका नाना हुआ, ये इन दोनों का क्या हो गया, पिता हो गया, इन दोनों का ये पिता हो गया। तो देखो फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे, भाई बहन। ये आपकी बहन हो गई और ये हो गया भाई। ठीक है, तो ऑप्शन में है क्या, क्या पूछा है, तो लड़के का लड़की से संबंध, तो लड़की का वो लड़का क्या लगता है, बाद वाले व्यक्ति का पहले वाला क्या लगता है, तो बाद वाली व्यक्ति कौन है, वो लड़की है, उसका पहले वाला क्या लगेगा, तो कहोगे भाई, भाई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ हम समाप्त करते हैं रीजनिंग के ये 5 क्वेश्चन, और इस पेपर का क्या हो गया, एंड हो गया ना, पहला पेपर। तो हम कल बात करेंगे दूसरे पेपर की, ठीक है।